इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जैविक कारक के बारे में कि जैविक कारक किस प्रकार से आबादी पर इफेक्ट डालता है, किस प्रकार से आबादी को घटाता है या आबादी को बढ़ाता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग ये चर्चा करने वाले कि भौतिक कारक क्या क्या होता है, मतलब अजैविक कारक क्या क्या होता है। तो अजैविक कारक में भौतिक कारक उसको हम लोग बोलते हैं। तो भौतिक वातावरण की आबादी के पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज हम लोग कुछ जानने वाले हैं। ठीक, तो अगर भौतिक कारक का बारे में जानने वाले कौन कौन सा ऐसा भौतिक कारक होता है जिससे आबादी बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है या स्थानांतरण होता है, एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो ये किन किन कारणों पर डिपेंड करता है। तो पहला कारण है जलवायु संबंधित कारक। जलवायु का मतलब होता है कि वहाँ का वातावरण, जैसे कि जो 10 सालों या 20 सालों में जो चेंजिंग होता है, वहाँ का टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। हो सकता है पेड़ पौधा बहुत कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जलवायु कारण, या वर्षा का मात्रा कम बेसी हो जाए, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाए, ये सब हम जलवायु कारण बोलते हैं, जो 10 सालों में जो बदलता है, 10 से 20 सालों में। दूसरा है मृदीय कारण, मिट्टी के कारण हो सकता है। भू आकृति, वहाँ पर भू आकृति का बनावट किस प्रकार का है, तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ के आबादी पर। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जलवायु संबंधित कारक। तो जलवायु संबंधित कारक में क्या क्या आता है उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। तो जलवायु संबंधी कारक में सबसे पहले प्रकाश आता है। तो पौधे में पाए जाने वाले लौकों के क्लोरोफिल वर्णकों में प्रकाश तीव्रता से प्रकाश के गुणों में असर डालता है। हम लोग जानते हैं कि पौधा जो होता है प्रकाश के लाइट से ही क्या कर पाता है, अपना भोजन बना पाता है। और वैसे अगर वहाँ प्रकाश के लाइट अच्छे से नहीं मिलेगा तो अपना भोजन अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगा। जैसे कि कुछ क्रिया हुआ है, प्रकाश की कमी के चलते एक जगह में पैदा हुए पौधे में बहुत मर जाते हैं और प्रकाश से पौधे बहुत ही क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब एक जगह बहुत सारे पौधा पैदा होते हैं तो वहाँ पर अगर प्रकाश सही ढंग से नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे वहाँ पर क्या जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश अधिक या कम होने से जीव द्रव, जीव कला और फोटो ऑक्सीडेशन एंजाइम का असर पड़ता है, जिससे श्वसन क्रिया भी घटती बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन, नियोद्रवित अंकुरन, फूलों के खिलना, कंद निर्माण आदि अनेक प्रकार के प्रभावित होता है। तो ये सब की चीज़ है, मतलब वाष्पोत्सर्जन घटना होता है या नए बीज का अंकुरन होता है या फूलों का खिलता है, तो ये सब के सब घटना किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो खुले और अधिक प्रकाश की वृद्धि करने वाले पौधे सूर्यतापी और छायादार जगहों में उगने वाले पौधे छायातापी कहलाते हैं। अब देखो, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि पूरी तरह से खुले प्रकाश में उगते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं प्रकाश से छिप के उगते हैं। तो जो छिप के उगते हैं उसको हम छायातापी कहते हैं। ठीक, और जो पूरा सूर्य के सामने उगते हैं उसको हम सूर्यतापी के नाम से जानते हैं। इसलिए बहुत सारे जंगलों में देखते हैं तो जो पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, लेकिन जो नीचे नीचे छोटा, उसके नीचे छोटा पौधा होता है उसके ऊपर प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उसको हम छायातापी पौधा के नाम से जानते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट कारक है, जलवायु संबंधित कारक, जो प्रकाश के बिना बहुत सारे पौधा खराब हो जाता है। दूसरा कारक होता है ताप। बहुत सारा अलग अलग ताप पे पौधे का निर्माण होता है, कोई ज़्यादा ताप सहने वाला होता है, कोई कम ताप सहने वाला होता है। इस प्रकार से ताप पर भी क्या होता है, पौधा निर्भर करता है। ये पढ़ सकते हैं कि जब आबादी का तापक्रम अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तो बहुत ठंडक के चलते ही साइबेरिया के पक्षी अनुकूलन ताप के लिए भारत आ जाते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि साइबेरिया के पक्षी जो होता है वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ताप आ जाता है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में वहाँ से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। जंतुओं के अलावा पेड़ पौधे की वृद्धि और आकार इकाई सब के सब ताप पर निर्भर करता है। बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं चाहे ज़्यादा 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को रख पाते हैं। जैसे हम लोग भी है, तो हम लोग भी अगर मैक्सिमम 40, 45, 50 इससे ज़्यादा ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत सारे जीव जंतु मरने लगेंगे। इसलिए यहाँ पे हर एक जगह ताप पर हर एक जीव जंतु डिपेंड करते हैं, अलग अलग ताप पर अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब के सब क्या होता है, जीव जंतु ताप पर डिपेंड करते हैं। कहीं पर ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ता है, कहीं पर कम। अब बहुत सारे ऐसा, जैसे रेगिस्तान का बात करेंगे तो रेगिस्तान में ऐसा पेड़ पौधा उगता है जहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा ताप सहने की उसका कैपेसिटी होता है, तो वहाँ पे आसानी से उग पाता है। तो ये सब हम लोग ताप वाले कारक हो गए। ये सब के सब हम लोग कौन सा कारक पढ़ रहे हैं, जलवायु संबंधित कारक पढ़ रहे हैं। वर्षा या वर्षा, हम लोग पता है कि बिना वर्षा का
कोई फसल अच्छा से नहीं उग पाएगा। इससे वर्षा की जरूरत होता है, उसकी जड़ों को पानी की जरूरत होता है, तो उसको पानी की जब तक नहीं मिलेगा ऑब्वियस है कि वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो वर्षा भी एक हम लोग का भौतिक कारक के रूप में आ जाता है। जीवों के लिए जल की आवश्यकता होती है। मृदा के लिए जल के मुख्य स्रोत वर्षा है। इसके अलावा जल हिमपात, ओलों और ओस और आर्द्रता आदि से प्राप्त होते हैं और मिट्टी में उपस्थित खनिज लवणों में जल की घुलनशील अवस्था के परिणत कर देते हैं। अब वही चीज लिखा हुआ है कि जितना भी पेड़ पौधा होता है सबके लिए क्या चीज का आवश्यकता है, ऑब्वियस है कि वर्षा की जरूरत है। इसलिए कि मृदा में ज्यादातर जो पानी मिलता है मृदा के अंदर वो कहाँ से आता है, जल, वर्षा जल से ही आता है। जमीन के अंदर तो अपने आप पानी नहीं आएगा ना, जो भूमिगत जल होता है वो भी कहाँ से भरता है, वर्षा होता है तभी जाके आता है। अगर वर्षा नहीं होता तो जो भूमिगत जल का लेयर क्या होता है, नीचे चला जाता है। इसलिए वर्षा का होना जरूरी है पेड़ पौधा को ग्रोथ करने के लिए। तो आसानी से पौधे का अवशोषित हो जाते हैं जल में पौधे। अभी अगर वर्षा होगा तो आसानी से उसको हम लोग क्या बोल सकता है कि आसानी से उसका जल, जो खनिज लवण होता है सब जल में घुल कर उसके पेड़ पौधे के अंदर चले जाते हैं जड़ों के द्वारा। ये सब जरूरी है वर्षा। जहाँ पे पहाड़ों में बहुत तरह के पानी अधिक बरसने से दूसरी तरफ शुष्क मौसम रहता है, जिससे वहाँ पेड़ पौधा कम उत्पन्न होते हैं। देखो पहाड़ों में क्या होता है, पानी वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने के कारण दूसरी जगह वर्षा क्या होती है, कम होती है। दूसरी जगह वर्षा कम होने के कारण वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे सूखा पड़ने लगता है, वहाँ पर पेड़ पौधा कम देखने को मिलता है, जैसे रेगिस्तान में हम लोग को देखने को मिलता है। और आगे भौतिक कारक में और भी दिया हुआ है वायुमंडलीय गैस। तो वायुमंडलीय गैस में क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्वियस है कि वायुमंडल में बहुत प्रकार के गैस होते हैं और सब के सब क्या भौतिक कारक ही है। और जैविक कारक होता है, जीविक चीज नहीं है ना, तो सब चीजों की जरूरत पड़ता है पेड़ पौधा का। जैसे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है जो जंतु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है जो पेड़ पौधा होते हैं। ऑक्सीजन का हर एक चीज को जरूरत पड़ता है, पेड़ पौधा को भी अपने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और नाइट्रोजन का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए नाइट्रोजन को हमको पता है कि नाइट्रोजन कहाँ से, नाइट्रोजन को पेड़ पौधा को चाहिए ही चाहिए। नाइट्रोजन पेड़ पौधा को कैसे मिल पाता है, तो हम लोग इसके पहले इसी चैप्टर में पढ़े थे कि राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है, जो पेड़ पौधा को देने में मदद करता है। ठीक, ये सब चीजों की जरूरत पड़ता है। वायुमंडल में समुद्र तल के लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक 95% वायु भाग होते हैं। तो वायुमंडल में अगर समुद्र तल देखेंगे तो समुद्र तल होता है तो उससे कितना ऊंचे मीटर तक वायुमंडल होता है, तो 20 किलोमीटर तक ऊंचे तक क्या होता है देखने को मिलता है, वायुमंडल देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को हम लोग ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो जीवों के लिए अत्य आवश्यक है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन के प्रकाश संश्लेषण में काम से जरूरी होता है। तो ये सब चीजें हम लोग पता है कि मेनली हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि वायुमंडलीय गैस में हम लोग क्या चीज़ों की जरूरत पड़ता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की मेनली जरूरत पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये वायुमंडल कहाँ तक रहता है, लगभग 20 किलोमीटर तक रहता है ये वायुमंडल का परत। जैसे कुछ यहाँ नीचे में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। हवा एक दिशा में चलने के कारण पेड़ों की शाखाओं में वृद्धि एक ही तरफ होती है। राजस्थान, कच्छ, सहारा और रेगिस्तान जगह पर वायु के बहाव से मिट्टी बहुत अधिक तीव्र गति से उड़ती है, जिससे पादप समुदाय बहुत क्षति होती है। राजस्थान जहाँ पर सुखाड़ होता है, बोल सकते हैं, जहाँ पर सूखा रहता है तो वहाँ मिट्टी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ता है अगर हवा चलता है तो। हवा चलने के कारण क्या देखने को मिलता है, वहाँ मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हवा मिट्टी बीजों का अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोग जो कारक पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग कौन सा कारक पढ़ रहे थे, तो हम लोग जलवायु संबंधित कारक पढ़ रहे थे। जलवायु में कौन कौन आ गया, तो प्रकाश, ताप, वर्षा और हम लोग का वायुमंडलीय गैस। अब हम लोग मृदीय कारक हम लोग देखने वाले हैं। मतलब मृदीय का मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी के कारण हम लोग क्या देखने वाले, किस प्रकार से आबादी में इफेक्ट पड़ता है, आबादी में कमी बेसी किस प्रकार से पड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दिया हुआ है कि ये वे कारक है जो भूमि की संरचना में उपस्थित वायु, जल, जीवाणु, अन्य पदार्थों के संबंध होते हैं। अलग अलग स्थानों पर मृदा की अलग अलग भौतिक और रासायनिक संरचना होती है, जिससे पौधों में उनकी आबादी में अंतर देखने को मिलता है। और भूमि का वह भाग जिसमें पेड़ पौधे जड़ें विकसित होती है, मृदा उसे निचले भाग से उपमृदा कहलाता है और पौधे के आबादी। अब देखो हमको पता है
अलग अलग जगहों पे जाओगे तो मृदा का जो क्वालिटी होता है वो अलग अलग होता है, मतलब उसका जो बनावट होता है अलग अलग होता है, उसका भौतिक बनावट या रासायनिक संरचना उसका अलग अलग देखने को मिलता है। उसी कारण हर एक मृदा पर जो उगने वाले पौधे होते हैं वो अलग अलग मात्रा में उगते हैं। कहीं पर कहीं मिट्टी पर ज़्यादा पौधे उगते हैं, किसी मिट्टी पर कम पौधे उगते हैं, तो उसके गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि उसका गुण किस प्रकार का है। तो मिट्टी का गुण किस किस प्रकार का रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। सबसे पहले मिट्टी का आर्द्रता। मिट्टी में आर्द्रता होगा तभी जाके नमी होगा, मॉइस्चर होगा, तभी जाके उस पर क्या होगा, फसल अच्छा उग पाएगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो भूमि में उपस्थित जल जड़ों द्वारा अवशोषित होती है, जिससे पौधे में वृद्धि होती है। मिट्टी में महीन कणों की ज़्यादा मात्रा होने से वह चिकनी हो जाती है और उसमें जल एकत्र रहने की बहुत अधिक क्षमता हो जाती है, जिसे जल बहता नहीं है और जल जमाव हो जाता है, जिससे मिट्टी का पानी लगता है जमाव। देखो वहाँ पर दिया हुआ मिट्टी में सबसे पहला एक गुण होना चाहिए कि वो मिट्टी महीन कण का बना हुआ होना चाहिए। किसका बना हुआ है? महीन कण का। महीन कण का बने होने से क्या हो जाता है कि उसमें जल का क्षमता, जल को अवशोषित करने का क्षमता क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जो मिट्टी में जल का अवशोषित करने का क्षमता ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, उसको मिट्टी में फसल अच्छा उगेगा। जिस मिट्टी में पानी लगता है जमा रहता है वहाँ पौधे नहीं अच्छे। ये भी एक और कारण दे दिया है कि जब जिस मिट्टी में पानी अगर हमेशा उसमें जमा रहता है, पूरा मान लो कि जिस मिट्टी पर पानी हमेशा लगा हुआ है वहाँ पर पौधा नहीं उगता। लोम मिट्टी पेड़ पौधे वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यहाँ पर एक लोम मिट्टी बोला जा रहा है जो पौधे के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप देखो जहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है वहाँ पर पौधा क्यों नहीं उग पाता? तो सबसे पहला कारण ये हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है पौधे के जैसे सांस नहीं ले पाते, जिसके कारण वो क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। इस बात को ध्यान भी देना है। इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत दिनों तक पानी लगा हुआ रह जाता है तो वहाँ के पेड़ पौधा क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इस यही कारण होता है कि वो सांस नहीं ले पाते। आगे देखें मृदा का रासायनिक गुण भी होना चाहिए। मृदा में कौन कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए इस बात को भी ध्यान में रखना है। मृदा में अम्ल, क्षार और लवण होना तथा अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब उपस्थिति मृदा में होना चाहिए। और नहीं तो यही नहीं रहता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, बाहर से हम लोग खाद के रूप में देना पड़ता है। पौधों के बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सेंड्रोड्रॉन जाति के पौधे अम्लीय भूमि के तीव्र गति से वृद्धि करता है। देखो ये जो पौधा दिया है सेंड्रोड्रॉन पौधा, ये क्या होता है कि अम्लीय भूमि पर ये ज़्यादा वृद्धि से गति करता है। इसी प्रकार का मक्का, टमाटर, जौ, आलू का बात करेंगे तो ये अम्लीय मृदा पर जल्दी उगते हैं। तो कौन किस मृदा पर उगते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। फर्न अधिकांशतः क्षारीय ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिसका पेड़ पौधा का प्रभाव पड़ता है। तो जो फर्न होता है ये अगर लगाते हैं तो क्या कहता है, मृदा को क्षारीय बनाता है। क्षारीय क्या होता है, क्षारीय से हम लोग का हानि पहुंचता है। अब देखो यहाँ से बोल सकते हैं कि ज़्यादातर पौधे का जो निर्माण होता है वो किस मिट्टी पर होता है, तो अम्लीय मृदा पर होता है। क्षारीय हम लोग के लिए नुकसानदायक होता है। आगे दिया हुआ है कि मृदा का ताप कैसा रहना चाहिए। मृदा का ताप भी डिपेंड करता है। तो दिया हुआ है कि मृदा का ताप मृदा की प्रकृति के साथ साथ उनमें उगने वाले पौधे पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर पौधे की जड़ें पानी और घुलनशील खनिज लवणों को बहुत कम मात्रा में सोखते हैं। अगर ताप कम रहेगा तो मृदा का ताप बहुत कम रहेगा तो जो पौधे का जड़ होगा वो घुलनशील खनिज लवण पदार्थ को क्या करेगा, बहुत कम मात्रा में सोखेगा, तो उसका ग्रोथ कम होगा। ताप भी रहना जरूरी है। मृदा की वायु, मिट्टी में वायु भी होता है। इस बात को ध्यान में पहले ही बताया कि वायु होता है, इसमें सांस लेने के लिए जरूरी होता है। तो भूमि में उपस्थित कई सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है। भूमि में के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अलग अलग फायदा ही पहुंचाते हैं मिट्टियों को या पेड़ पौधों को। तो उसको जीवित तभी रह पाएगा जब उसमें ऑक्सीजन का मात्रा होगा तब। इसी प्रकार जड़ों में श्वसन की क्रिया के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए। आगे दिया है मृदा के जीव जंतु। मृदा में उपस्थित कई प्रकार के लौह, कवक और जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों के ह्यूमस में बदलते हैं, जो पौधों के लिए अवशोषित किए जाते हैं, और केचुआ अपने उत्सर्जित पदार्थों को भूमि का उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है। तो मृदा में जो जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। एक तो बहुत सारे मृदा के अंदर जीव जंतु रहते हैं जो बेकार के कार्बनिक पदार्थ सड़ गल जाते हैं, उसको सड़ाने गलाने में मदद करता है, बोल सकते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ का हिस्सा वो गलेगा सड़ेगा नहीं, इसलिए उसका भी रहना जरूरी है। ठीक।
अगर बात करें तो उत्सर्जित पदार्थ का, तो वो भी केचुआ हम लोग काम करता है, जो कि वो भी उत्सर्जित पदार्थों में काम, इसीलिए बोला भी जाता है कि जो केचुआ होता है क्या होता है, इंसानों का मित्र होता है। अब भू आकृतीय कारक भी होता है आबादी के लिए। भूमि का आकृति कैसा है? भूमि का आकृति बहुत सारा ऊंचाई पर होता है, ढलाव की दिशा में होता है, ढलाव की तीव्रता कैसा है, ये सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार कितना आबादी रहेगा। इसलिए समतल पर सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे भू आकृति के बारे में, तो ऊंचाई वाले आकृति सबसे पहले बात करते हैं। अधिक ऊंचे स्थानों पर हवा गति और अपेक्षित आर्द्रता तथा प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, जबकि तापमान एवं वायु के दबाव का कम हो जाता है। तो देखो, अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे तापमान कम हो जाता है और वायु भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, वायु भी क्या होता है, इसलिए कि अगर हम लोग पहला लेयर में रहते हैं तो जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, इस बात को ध्यान में देना है। और दाब भी क्या होता है, प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। और वहाँ पर बात करें, इसी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष उगते हैं। जैसे समुद्र से 60 मीटर ऊंचाई पर साधारणतः पौधे केले के वृक्ष, 600 से 1300 मीटर ऊंचे पर फर्न के वृक्ष उगते हैं, और 3200 से 4000 मीटर ऊंचे पर कॉर्निफर के पौधे उगते हैं। सीधे अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग पौधे उगते हैं। जैसे दार्जिलिंग में दिया हुआ है, कश्मीर में उत्पन्न होते हैं। तो ये सब यहाँ पे दार्जिलिंग में भी पहाड़ी इलाका है, कश्मीर में भी है, तो यहाँ पर भी देखने को ये सब पौधा मिल जाता है। बहुत सारे पौधे देखे जाते हैं ढलाव की दिशा में उगते हैं, जो ढाल वाला भूमि होता है। जैसे पहाड़ी इलाका पर क्या होता है कि एक ढाल वाला भूमि देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। वहाँ पर लेकिन आबादी को रहने में थोड़ा सा कठिनाई तो होता है। ढलाव की दिशा पर चलने वाले पर्वतों के कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जिससे पौधे का, वहाँ पर देखो ढलाव की दिशा में वहाँ पर पौधे की आबादी में वृद्धि होती है। ठीक है, दिशा में कुछ क्षेत्र अधिक वर्षा होती है। अब ढलाव की दिशा जहाँ पे रहता है वहाँ पे पानी वर्षा बहुत, वर्षा क्या होता है, बादल आकर टकराता है, वहाँ पे वर्षा होने लगती है, इसलिए वहाँ पे वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे पौधे का वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उत्तरी गोलार्ध का बात करेंगे। पर्वतीय या उत्तरी ढलाव दक्षिणी ढलाव की तुलना में अधिक आर्द्र रहता है। इस कारण उत्तरी ढलाव की ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधे दक्षिणी ढलाव के ओर मिलने वाले पेड़ पौधों से भिन्न होती है। अब जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का बात हो रहा है, गोलार्ध हम लोग को पता है कि पृथ्वी जो होता है, तो पृथ्वी को यहाँ पे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। दो हिस्सों में क्या किया जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है और एक नीचे वाला। ऊपर वाला को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर उत्तरी गोलार्ध का बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधा उगते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध का बात करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग पौधा उगते हैं। इन आबादी के घनत्व में भी अंतर देखने को मिलता है। आगे दिया ढलाव की तीव्रता। ढलाव की तीव्रता से वर्षा होने के बाद भी जल का संचय नहीं हो पाता, क्योंकि जल तेजी से नीचे की ओर बह जाती है और एक साथ वृक्षण द्वारा पौधे की आबादियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। अब देखो, ऐसा नहीं होता है, जब ढलाव होता है तो ढलाव के कारण मान लो कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, ढलाव है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे पानी तो होगा तो वर्षा होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधा तो उगता है, लेकिन यहाँ से मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे हम लोग पेड़ पौधा का क्षति भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है कि ढलाव के कारण, ढलाव तीव्रता मतलब ढलाव बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। अभी हम लोग अनुकूलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुकूलन शब्द का मतलब ही होता है जिसके अनुसार जो चीज़ें मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं उसके अनुसार वो अनुकूलित है। ठीक, हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके साथ वहाँ पे अनुकूलित हो जाते हैं, तो वैसे वहाँ पे रहने में हम लोग का आसानी होता है। अनुकूलन जीवों के एक ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और कायिकी की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करती है। उसके अनुसार वहाँ का वातावरण मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके अनुसार वो अनुकूलित है। पर्यावरण विशेष के अनुसार अनुकूलन जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो हम लोग के लिए वहाँ पे क्या होता है, अनुकूलित पर्यावरण देखने को मिलता है। लेकिन जब दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग को नया जगह होता है, वहाँ के अनुसार हम लोग को वहाँ पे अनुकूलन नहीं महसूस होता है, प्रतिकूल महसूस होता है। ठीक, वही चीज़ अनुकूलन का मतलब होता है, क्योंकि यह उन्हें विशेष वास स्थान या सफलतापूर्वक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने देता है। जैसे ऊँट अपनी संरचना के कारण एक गाय की अपेक्षा मरुभूमि के जीवन यापन के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से अनुकूलित होता है।
ऊँट का बनावट ही ऐसा होता है कि वो अपने जीवन यापन क्या मरुभूमि मतलब मरुस्थल भूमि पर आसानी से कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए उन लोग देखते हैं पैर बहुत लंबा लंबा होता है। और पैर लंबा होने के कारण क्या होता है उन लोगों को नीचे का जो भाप होता है टेम्परेचर होता है जो उष्मा होता है उन लोगों शरीर को क्या करता है बचा के रखता है, शरीर ज़्यादा दूरी पर रखता है। कैक्टस एक गुलाबी के पौधे की अपेक्षा शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। जलकुंभी गुलाब के पौधे की अपेक्षा जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। देखो अलग अलग पौधे का नाम दिया हुआ है, ये अलग अलग जगहों पे रहने के लिए क्या होता है, जैसे कैक्टस दिया हुआ है कि गुलाब के पौधे की अपेक्षा कैक्टस जो होता है वो कैसा, तो सूक्ष्म मतलब सूखा वातावरण पर रहने में वो अनुकूलित है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जलकुंभी का बात करेंगे तो ये क्या है, इसको अनुकूलन कहाँ पे मिलता है, जल में मिलता है, तो इसको जल में रहना आवश्यक है, तो वहाँ पे वो अनुकूलित हो जाता है। अब अनुकूलन का बात करेंगे तो अनुकूलन दो प्रकार के होता है, अस्थायी और अस्थायी। उदाहरण के लिए जब हमारी आंखों के सामने तेज प्रकाश आती है तब पुतलियाँ संकुचित हो जाती है। तेजी से प्रकाश के आँख में अंदर से क्या हमको पता है कि आँख में जब हम लोग जब तेजी से प्रकाश आता है, जैसे हम जैसे धूप में निकलते हैं तो एक ही बार तेजी से प्रकाश अंदर आता है तो हम लोग आँख जो पुतलिया हो जाता है वो क्या जाता है सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है फैलने लगता है। तो ये क्या होता है, ये जो अनुकूलित हो रहा है उसके अनुसार ये अस्थायी है, ये हमेशा के लिए फिक्स है क्या, फिक्स नहीं है, ये अस्थायी है। तो यही समझाने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। तो यह अस्थायी अनुकूलन है। पक्षियों में उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में परिवर्तन होना अस्थायी अनुकूलन है। पक्षियों में क्या होता है अग्रपाद होता है जो कि उड़ने में क्या करता है मदद करता है, तो ये अस्थायी है, हमेशा के लिए उसके पास ये रहता है। अनेक प्रकार के अनुकूलन काफ़ी लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित होती है। अब देखो जीवों में बहुत सारे ऐसा अनुकूलन चीज़ होता है कि बहुत लंबे समय के बाद वो विकास उसमें देखने को मिलता है, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ के अनुसार अनुकूलित हो जाता है और उसमें पूरा वो चीज़ें विकास हो जाता है वहाँ के वातावरण के अनुसार। जैसे कि हम लोग कहीं पर दूसरे जगह जाते हैं तो शुरुआत में हम लोग को दूसरे लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं उस वातावरण के अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जाता है। वास स्थान में उपस्थित जल की मात्रा के अनुसार पौधे और जानवर विभिन्न प्रकार के वातावरण के कई तरह के अनुकूलित होते हैं। वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं उसको हम लोग जलोद्रवित कहते हैं या हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये सब डायरेक्ट भी पूछा जाता है। और जो सूक्ष्म जगह पर उगता है उसको मरुद्रवित कहते हैं, जियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। वैसे पौधे ना तो अधिक जलीय होते हैं, ना ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं, उसको हम लोग मोसोफाइट्स के नाम से जानते हैं, सौम्यद्रवित के नाम से जानते हैं। तो जो जलीय पौधा उसको हम लोग जलोद्रवित के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डॉट करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो लोग, यहाँ से पहला डॉट लिख सकते हो यहाँ से। वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं उसको हम जलोद्रवित करते हैं, दोनों नाम लिखना इसलिए इंग्लिश में पूछ देता है। दूसरा लिखना है यहाँ से डॉट। वैसे पौधे जो सूक्ष्म वातावरण में उगते हैं उसको हम लोग जो सूखा जगह पर उगता है उसको हम लोग मरुद्रवित के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ यहाँ से लिखना है वैसे पौधे जो ना तो ज़्यादा जलीय होते हैं ना ही ज़्यादा शुष्क वातावरण में उगते हैं, वैसे पौधों को हम लोग सौम्यद्रवित के नाम से जानते हैं, मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। अब आगे दिया हुआ है कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं वो किस किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में हम लोग को देखने को मिलता है, उसका बनावट कैसा होता है। तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, मोटी होती है, मिट्टी के निचले अधिक गहराई तक उसके जड़ गया रहता है। तो जड़ होता है तो जड़ बहुत मोटा देखने को मिलेगा, लंबा देखने को मिलेगा, बहुत गहराई तक जाता है, इसलिए वहाँ पर पानी बहुत नीचे जाके मिलता है, इसलिए उसका जड़ क्या होता है लंबा होता है। इस बात को ध्यान रखना। इनके जो तने होते हैं तो तने जल संचयन करने की मांसल के मोटे होते हैं, तने जो होते हैं उसमें जल संचयन करने की क्षमता ज़्यादा होता है। एक और चीज़ ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो क्यूटिकल युक्त पाया जाता है। क्यूटिकल पाया जाता है, क्या होता है क्यूटिकल युक्त तथा घने रोम से भरे रहते हैं, उसका जो जल का वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ऐसा उसमें तना में पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। इसलिए कि मान लो अगर वाष्पोत्सर्जन का मात्रा ज़्यादा होगा तो वैसे कि पानी का तो ऐसे ही कमी है तो फिर और ज़्यादा कमी होने लगेगा, तो इसलिए उसमें क्यूटिकल युक्त या तथा घने रोम से भरे रहते हैं। पतिया की बात करेंगे तो पतिया इसका छोटा होता है, सल्क पत्र होता है,
कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें कांटा भी होता है जिसमें कम से कम जल की क्षति, कांटा इसलिए, अब देखो कांटा का एक और काम यहाँ पे दे दिया है, जिससे कम से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तो कांटा रोम, कांटा टाइप को उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो मरुस्थलीय पौधा होता है, रेगिस्तान में उगते हैं, जिससे जल का क्षति कम होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे का कुछ नाम दिया हुआ है, सभी को याद भी रखना है। नागफनी, यूफोबेरिया, ओरेजोमोन, तो ये सब कुछ नाम है जो कि रेगिस्तान में जो सूखे जगहों पे ये सब उगते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे पौधा है मरुस्थल जगह में, वहाँ पे जंतु भी पाए जाते हैं। जंतु का क्या क्या गुण होता है, मरुस्थलीय जंतु का गुण क्या होता है, तो ये मरुस्थलीय पौधे का बात करें, मरुस्थलीय जंतु का गुण बात करें, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए ये सब ध्यान में रखना है। जैसे ये लाइन बाय लाइन अच्छे से दिया भी है, अगर यहाँ जंतु के बारे में दिया हुआ है, किसमें क्या अत्यंत कमी से निपटने के लिए क्या क्या अनुकूलन अवस्था इसमें जंतुओं में पाए जाते हैं। तो देखो बात करते हैं अगर हम लोग जंतु का, तो मरुस्थल के छोटे छोटे जीव जैसे चूहा, सांप, केकड़ा दिन के समय बालू में बनाए रखने सुरंग में रहते हैं। अब देखो दिन के समय क्या बालू के अंदर सुरंग बना के रखते हैं कि इस लोग का टेम्परेचर ज़्यादा ना रहे, और रात को जब तापक्रम घट जाती है तब भोजन के लिए लोग बिल से बाहर निकलते हैं। तो ये रहता है मरुस्थल जो जीव होते हैं उनके रहने का तरीका। अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा तथा वाष्पन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए शरीर के ऊपरी सतह पर कई विशेषताएं पाई जाती है। तो क्या होता है कि अत्यंत गर्मी अगर हो जाता है तो अत्यंत गर्मी से क्षति को रोकने के लिए शरीर के ऊपर बहुत सारे विशेषताएं देखने को मिलता है, जो कि क्या हो उसको रोक कर रखा है, शरीर में टेम्परेचर कम जाए। तो ये सब कुछ कुछ बनावटें दिया हुआ है जो कि क्या करता है कि गर्मियों से उन लोग को बचा के रखता है। जैसे ऊँट का यहाँ पर बनावट दिया हुआ है, मरुस्थलीय ऊँट का देख सकते हैं, इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है, तो वही सब चीज़ें होता है कि यहाँ पर इसका जो पेट है, जो शरीर है इसका, इसको टेम्परेचर कम लगे। तो ये सब इस प्रकार का इसका इन लोगों का बनावट होता ही है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठंडे उसमें एलियन का नियम होता है। अच्छा, ठंडे प्रदेशों में स्तनधारियों के कान, और अब देखो जो ठंडा प्रदेश होता है ना, जहाँ पे ठंडा जगह होता है, वहाँ पे स्तनधारियों का कान जो होता है, स्तनधारियों का कान और पैर का सामान्य छोटे देखने को मिलता है। पैर सामान्य छोटे देखने को मिलता है, जिससे ऊष्मा का हानि कम होता है। जहाँ पे ठंडा जगह होता है वहाँ का बनावट के बारे में दिया हुआ है। एलियन का नियम कहता है ऐसा कि जलीय स्तनधारी जैसे सील के ध्रुवीय समुद्रों में पाए जाते हैं, जो त्वचा के नीचे वसा के मोटी परत रहती है, जो ऊष्मारोधी कम होती है। अब देखो ऊष्मारोधी मतलब ऊष्मा को आर पार होने न दे, ऐसा बनाया हुआ रहता है त्वचा में। चर्बी जो होता है तो ठंड से बचाता है। तो अलग अलग अनुकूलन के हिसाब से उन लोग का शरीर का बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ, जो ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी किसी वातावरण में रहते हैं तो वहाँ का उसका शरीर का बनावट ही वैसा हो जाता है कि वो उस चीज़ों को सहन कर पाए। ठीक, इस प्रकार का उसका बनावट हम लोग अधिकतर देखने को मिलता है। तो यही चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, और इसमें खास कुछ था नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट हो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगले क्लासों में हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।